नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एंड आई विश आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं विश करती हूँ कि आपके सारे ड्रीम जो हैं वो ट्रू हों, कंप्लीट हों। तो चलिए अपने उपन्यासों की श्रृंखला में जो हमारा अगला उपन्यास है वो है गोदान। तो इसकी चर्चा करते हैं। गोदान, जैसे इसके नाम से आप परिचित होंगे, गौ का दान करना या गाय का दान करना हमारे भारतीय समाज में जो है सदियों से ये परंपरा चली आ रही थी कि अगर गाय के किसी कारणवश हमारे घर में या हमारे द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग गौ का दान करते थे, या और किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भी गौ का दान किया जाता था। और अगर मतलब कुछ बुरी घटना घट जाती हो, मतलब गाय की जो है अकाल मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश जो है उसकी मृत्यु हो जाए, तो लोग गौदान करके अपना एक कर्तव्य निभाते थे। उनको लगता था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा जो है उस दोष से मुक्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये गोदान शीर्षक जो है, हमें अभी आगे जब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। अब इसके रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। इस उपन्यास के रचनाकार जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है तो वो 1936 में हिंदी में प्रकाशित हुआ था, और इसका अंग्रेजी में प्रकाशन जो है वो 1987 में किया गया। अब प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के लम्हई ग्राम में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गई। इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बार बार आप अगर इसको सुनेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो याद हो जाएगा। तो इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था, और नवाब राय नाम से ये जो है अपने उर्दू साहित्य लिखा करते थे। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इनका हो गया। अब आइए हम पात्रों के बारे में जान लेते हैं कि जो गोदान उपन्यास के पात्र हैं उसमें जो इसका नायक है, जो मुख्य नायक है वो है होरी। होरी एक किसान है, उसके पास 5 बीघे ज़मीन है और उस पर वो खेती बाड़ी करता है, और बहुत ही सरल व्यक्ति है, बहुत ही सीधा साधा इंसान है और बिल्कुल संवेदना से परिपूर्ण है। मतलब लोगों का दुख कष्ट उससे देखा नहीं जाता है। कोई कितना भी उसके साथ बुरा करता है पर वो उन्हें वापस जो है अपना लेता है। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं या फिर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो उनको बहुत ही आसानी से अपना लेता है, उनके भूलों को क्षमा कर देता है। और वो आज भी जो है पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाज को मानता है, और जो ज़मींदारी प्रथा है या ज़मींदार वर्ग है उसका वो उसी तरह सम्मान करता है, उसको उसी तरह आदर देता है, और समाज के बनाए हुए जितने भी नियम हैं उनको बहुत अच्छे से उनका अनुसरण करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छा पात्र है, इसका मुख्य पात्र भी है और बहुत ही अच्छा पात्र है। दूसरा पात्र इसमें जो स्त्री पात्र है वो है धनिया। धनिया जो है होरी की पत्नी है, और एक जो भारतीय नारी का व्यक्तित्व होता है, उसका चरित्र होता है, वो सब कुछ इसमें है। मतलब ये पति के अपने हर कार्य में उसका सहयोग करती है, लड़ती है, झगड़ती है, मार खाती, चाहे जो भी, लेकिन जब वो अपने पति को कष्ट में देखती है तो हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। और ऊपर से थोड़ी रूखी है, जीवन के उतार चढ़ावों से इतना वो त्रस्त हो गई है कि उसका स्वभाव थोड़ा सा कड़वा हो गया है, मुखरित बोली है, लेकिन मन उसका बहुत ही कोमल है, बहुत ही अच्छा है। वो आसानी से वो भी लोगों को माफ़ कर देती है, अपना लेती है। और इसका जो दूसरा पात्र है वो है गोबर। गोबर जो है ये होरी और धनिया का पुत्र है। ये बिल्कुल होरी के विपरीत है, थोड़ा विद्रोही स्वभाव का है। समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। मतलब इसे अनुचित चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और मुखरित स्वर में उसका जवाब भी देता है। इसके बाद है सोना और रूपा। सोना जो है वो होरी की बड़ी बेटी है, और रूपा जो है वो छोटी बेटी है। उसके बाद फिर स्त्री पात्र है झुनिया। झुनिया जो कि गोबर की पत्नी है, और ये झुनिया जो है
होरी का एक मित्र है जिसका नाम भोला अहिर है। तो भोला की ये बेटी है, इसकी शादी बचपन में हो जाती है, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है इसके पति का स्वर्गवास हो जाता है और वो विधवा हो जाती है और बहुत सुंदर रहती है। जो गोबर है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और दोनों का फिर प्रेम प्रसंग चलता है और वो जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन गोबर जो है इस बात से डर के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन झुनिया जो है उसके पिता को ये जब बात पता चलती है तो उसको घर से निकाल देते हैं और झुनिया जो है वो धनिया और होरी के यहाँ शरण लेने आती है, सारी बात बताती है और ये दोनों जो है इसको इसकी दशा देख करके अपना लेते हैं। फिर उसके बाद है हीरा। हीरा जो कि होरी का भाई है और ये जो है थोड़ा सा इसके अंदर ईर्ष्या की भावना रहती है और इसमें कह लीजिए जो मेन विलेन है यही है। इसी के कारण जो है होरी की जो है गाय, ये होरी की गाय को विष दे देता है और जिससे कि बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है उन लोगों के ऊपर। और हीरा को ऐसा लगता है कि ये होरी और धनिया जो है मिलकर उसका जो हिस्सा है वो मार ले गए हैं, तो ये इसकी गलतफहमी रहती है। उसके बाद है पुनिया जो कि हीरा की पत्नी है और ये भी बहुत अच्छी महिला है। ये भी जो एक नारी होती है उसी तरह उसका अपने पति का साथ देती है और सेवा करने में पीछे नहीं हटती है। फिर है राय साहब। अब जो यहाँ के ज़मींदार हैं, एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये जो कथा है मतलब उपन्यास का जो जिस गांव पे ये आधारित है उस गांव का नाम है बेलारी गांव। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है बेलारी, वहाँ पे ये है। वहीं की मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि गोदान में जिस गांव का जिक्र किया गया है उसका नाम क्या है, तो उस गांव का नाम है बेलारी। और ये जो ज़मींदार अमरपाल सिंह जी हैं ये वहाँ पे रहते हैं, इनकी हवेली है और इनका लखनऊ में भी अपना मतलब मकान वगैरह है। मतलब लखनऊ और दोनों मतलब ये शहर और गांव की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब ये शहर की भी जीवन शैली और वहाँ की भी हर चीज़ से जो है वाकिफ़ हैं और गांव में जो है वो सब तो वो जानते ही हैं। तो गांव और शहर को जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण कड़ी हैं वो राय साहब है। फिर उसके बाद जो चरित्र इसमें है वो है दाता दीन। दाता दीन जो है एक पाखंडी पंडित है और धर्म के नाम पे बहुत सारे आडंबर करता है, लोगों को डरा करके उनसे अपना जो है हित जो है वो करता है, अपना लाभ लेता है। फिर माता दीन है। माता दीन जो कि दाता दीन का बेटा है, उसका पुत्र है, वो भी जो है धर्म में और कर्मकांड में सब में विश्वास रखता है और अपने पिता के कहे पे चलता है। और फिर आता है झिंगुर सिंह। झिंगुर सिंह जो है साहूकार वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, बनिया वर्ग का, और ये जो है सूद पे किसानों को पैसा देता है और फिर उसके बदले में जो ये मतलब पैसा देता है सूद पे ब्याज पे जो भी, तो उसके बदले में धीरे धीरे उसकी सारी ज़मीन को हड़प ले जाता है। उनका घर मकान जो भी है वो ये हड़प लेता है, जैसा कि आमतौर पे गाँव की स्थिति होती रही है उस समय काल में। अधिकतर अभी भी है लेकिन अब बहुत कम हो गया है क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। लेकिन ये जिस सन में लिखी गई थी कहानी, ये घटना जिस घटनाओं को दिखाया गया है उस समय जो मतलब जो चीज़ें चल रही थी, तो उस समय सूदखोरी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। लोग जो है 10 रुपये देते थे और 10 रुपये का जो सूद बढ़ते बढ़ते वो एक साल में 200 हो जाता था। तो इस तरह से लोग अनुचित लाभ लेते थे और किसानों का जीवन बहुत कष्टमय हो जाता था। फिर उसके बाद आती सिलिया। सिलिया एक दलित लड़की है, मतलब एक हरिजन लड़की है। और ये जो माता दीन है, जो दाता दीन पंडित है, उसका जो बेटा है वो सिलिया को अपने घर में रख लेता है। सिलिया भी बहुत सुंदर रहती है और सिलिया के साथ वो मतलब गलत काम करता है और उसे अपनी घर में मतलब रखता है, उसके साथ गलत संबंध बनाता है। लेकिन जब उसका पिता जो है उसको डांटता है, बोलता है, तो वो उसको बाहर निकाल देता है। और फिर उसके बाद आती है मालती, प्रोफेसर मेहता और ये मिस्टर खन्ना जो हैं। ये 3 ऐसे पात्र हैं जो कि शहरी जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मालती जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक जो है लखनऊ में चलाती हैं। और प्रोफेसर मेहता जो है वो दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, ये भी लखनऊ में रहते हैं। और मालती जो है वह प्रोफेसर मेहता को बहुत पसंद करती है, उनके साथ रहना चाहती है,
प्रोफेसर मेहता भी इस बात को समझते हैं, लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं। फिर इसमें जो है मिस्टर खन्ना के बारे में जो मैंने कहा, मिस्टर खन्ना जो है लखनऊ में एक चीनी मिल के मालिक हैं, और जैसा कि जो पूंजीपति वर्ग होता है वो किस तरह से लाभ लेना जानता है, वो दोहरे स्वभाव के व्यक्ति हैं। मतलब बाहर उनका एक अलग दुनिया है और अंदर उनकी एक अलग दुनिया है। लोगों के सामने वो दिखावा करते हैं कि वो मतलब अपने देश के लिए जेल भी गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, खद्दर के कपड़े पहन के मन मैला रखते हैं, तो इस टाइप का उनका कैरेक्टर है। फिर गोविंदी हैं, गोविंदी जिनका जो वास्तविक नाम है वो है कामिनी खन्ना, और लेकिन मिस्टर खन्ना जो है उनको गोविंदी ही बुलाते हैं। और फिर अभी जैसा कि मैंने भोला के बारे में बनाया, जो झुनिया का पिता है और होरी का एक तरह से मित्र भी है। तो इस तरह से ये सारे पात्रों का मैंने विवरण दे दिया है। और गोदान जो है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक उत्कृष्ट उपन्यास है। जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, और इस विधा में इनकी बहुत पकड़ है। और ये जो है इसे मतलब महाकाव्य कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। गोदान के बारे में मतलब इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन जो अंतिम उपन्यास है वो भी पूर्ण, मतलब इन्होंने पूरा उपन्यास इसको किया था, तो ये गोदान है। और इनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास जो कि आधा ही लिख पाए थे वो मंगलसूत्र है। परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो गोदान है, और अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, वो मंगलसूत्र है। अब आइए देख लेते हैं इसका उद्देश्य। इस मतलब जो कथा आप सुन रहे हैं, मतलब जो कहानी, उसका उद्देश्य क्या है। प्रेमचंद जी गोदान के माध्यम से तत्कालीन ग्राम्य व्यवस्था एवं शहरीकरण का सजीव चित्रण करते हैं। मतलब ये जो गोदान है इसमें दो कथाएं चलती हैं, जिसमें एक ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है और दूसरा जो है वो शहरी जीवन को दर्शाया गया है, और दोनों को बहुत मतलब अच्छे से चित्रित किया गया है। एक एक बारीकी से हर वर्ग की, हर जाति की, हर समस्या का यहाँ विवरण दिया गया है चरित्रों के माध्यम से। पात्रों के चरित्र के अनुकूल जीवंत भाषा और घटनाओं का प्रयोग किया गया है। मतलब जैसे पात्र हैं, उनका जैसा चरित्र है, उसके अनुकूल ही उन्होंने भाषा और बोली का प्रयोग किया है, जिससे वो बहुत जीवंत हो जाते हैं। और जो घटनाएं भी हैं वो भी उस समय काल से बहुत मतलब यथार्थ लगती हैं, और हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सामने वो घटनाएं सब हो रही हैं। इसमें पूंजीवादी एवं सामंती व्यवस्था का उद्घाटन किया गया है। पूंजी वर्ग जो होता है वो हमेशा जो है शोषण करता है अपने से नीचे तबके के लोगों का, वो अपने लाभ के लिए कुछ भी करता है। सामंती व्यवस्था भी दिखाई गई, अपने प्रभुत्व, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कोई कुछ भी करते थे। इस उपन्यास में पूंजीवाद, गांधीवाद और प्रगतिवाद, देखिए इसमें एक वर्ड है पूंजीवाद, तो यहाँ प्रगतिवाद कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, जो ये विचारधाराएं हैं, इसकी तीनों की झलक इस उपन्यास में मिलती है। मतलब ये भी दिखाया गया है कि समय के साथ कैसे जो है आर्थिक विकास हो रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, बड़े बड़े मिल हो रही हैं, देश का विकास हो रहा है, प्रगति कर रहा है। दूसरा गांधीवाद, मतलब जो हो रही इसका प्रतिबिंब, मतलब एक प्रतिबिंब है कि कितना भी उसके साथ कष्ट होता है, कितना भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सरल स्वभाव से रहता है, लोगों की गलतियों को आसानी से माफ़ कर देता है, सब कुछ भूल जाता है, और सबके प्रति उसके मन में संवेदना रहती है। तो मार्क्सवाद जो साम्यवाद है, जो साम्यता की धारा को प्रवाहित करता है, मतलब सबके साथ जो है समान व्यवहार हो, सबको समान अधिकार मिले, सबके साथ समानता का जो भी है लाभ हो उसको दिया जाए। तो इन तीनों जो है विचारधाराओं की झलक इस उपन्यास के माध्यम से, इसके पात्र चरित्रों के माध्यम से मिलती है। सूदखोरी की समस्या वो इसमें उजागर करते हैं कि सूदखोरी की समस्या एक कुष्ठ रोग जैसे है कि इंसान जो है एक बार अगर साहूकारों से या बनिया से, अगर ग्रामीण समाज जो है उसकी व्यवस्था ऐसी थी कि अगर उससे एक बार कर्ज ले लिया जाता है तो जीवन भर क्या कि उसकी मृत्यु हो जाती थी, तब भी उसके जो है सूद, उसके ब्याज चलते रहते थे, उनके आने वाली पीढ़ियां भी उसी में जो है वो ख़त्म हो जाती थी। ये इतनी बुरी व्यवस्था थी, तो उसको भी इन्होंने बहुत बारीकी से दिखाया है।
पाखंडवाद एवं दोहरी मानसिकता, उसका भी उद्घाटन इसमें इन्होंने किया है। मतलब धर्म के नाम पे जो बाह्य आडंबर थे, धर्म और कुरीतियों के नाम पे, उसका भी इसमें चित्रण किया गया है। और लोगों की दोहरी मानसिकता, मतलब बाहर से वो बहुत ही सभ्य दिखाते थे, खद्दर का धोती कुर्ता पहन करके, लेकिन मन में वैसे ही लोगों के प्रति मैल, लोगों के प्रति लाभ उठाने के जो विचार थे वो सब वही रहते थे। मतलब ऊपर से कुछ और दिखाना और अंदर से कुछ और रहना, तो ये भी इन्होंने बताया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपन्यास जो है वो ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें गांव के जीवन को, उसकी एक एक घटनाओं को बहुत अच्छे से परिलक्षित किया गया है, और जो कृषि संस्कृति हमारे भारत की है उसको भी बहुत अच्छे से उजागर किया गया है। ये समाज के विभिन्न वर्ग जाति की मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है। मतलब इसमें जो भी चरित्र हैं उनके माध्यम से समाज के हर वर्ग को इन्होंने दिखाया है, उसकी विवशता को, उसके कष्ट को, और मतलब उसमें जो अनुचित चीज़ें भी हैं उनको भी इन्होंने, जो समाज में दोहरी मानसिकता को लेकर लोग चलते हैं, वो सबको इन्होंने उजागर किया है। यह उपन्यास मानवीय संवेदनाओं की मार्मिक प्रस्तुति भी है। मतलब इसमें जितनी भी संवेदनाएं हैं, जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं दूसरों के प्रति, दूसरों को कष्ट में देखकर या दूसरों की परेशानी को देखकर जो हमारा मन जो है वो विवल हो उठता है, तो वो सारी भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। मतलब होरी इतना जीवन भर कष्ट करता सहता रहा, फिर भी दूसरों के बारे में ही सोचता रहा, दूसरों के लिए उसने बहुत कुछ किया, और एक उसको गाय पालने की जो इच्छा थी वो उसकी मरते दम तक पूरी नहीं हो पाती है, और मरने के बाद भी जो है वो बाह्य आडंबर और पाखंड के नाम पे गोदान करने की बात जब दाता दिन करता है, तो वो पल इतना कष्टकारी होता है कि पाठक भी पढ़ते पढ़ते भाव विभोर हो जाता है। तो इसमें कई सारी संवेदनाओं को दिखाया गया है। इसमें सिलिया है, जो पुनिया है और झुनिया है, इनकी जो संवेदनाएं हैं, इनके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको बखूबी उन्होंने चित्रित किया है। ऐसा लगता है प्रेमचंद जी ने अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव, व्यंग विनोद, कसक वेदना, विद्रोह, वैराग्य और आदर्श सभी को इसमें एक साथ पिरो दिया है। अनुभव मतलब जीवन में जितने उनके उतार चढ़ाव, उनका बचपन खुद ही बहुत कष्टमय था। बहुत सारे उन्होंने जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना किया था जो उनके हृदय पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़े थे। उनके व्यंग विनोद, उनकी कसक, उनकी पीड़ा, उनकी जो समाज में फैली बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, उनका शिकार जो लोग हो उनके सामने हुए या उनके ऊपर खुद वो सब कष्ट बीता, वो खुद भुक्तभोगी थे। तो वो सारी चीज़ें जो समाज के अनैतिक या अनुचित कामों के प्रति जो उनके मन में विद्रोह था, और ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, कभी कभी हमारा जीवन कष्ट सहते सहते या बहुत सारी जो दुराभाव देख करके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो सब मतलब सारी चीज़ें, आदर्श, मतलब समाज में बुराई ही नहीं है, अच्छाई भी बहुत कुछ है, और आदर्शवाद जो एक ऐसी भावना है जो सर्वोपरि है। तो सब कुछ उन्होंने बहुत ही बखूबी इस उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने रखा है। गोदान में समानांतर रूप से चलने वाली दो कथाएं हैं, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नगरीय, मैंने बताया आपको। किंतु दोनों कथाओं का इतना यथार्थ रूप और संतुलित मिश्रण किया गया है, दोनों कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से किया गया है कि कहानी का प्रवाह जो है, मतलब कहानी जब चलती है तो मतलब उत्सुकता बनी रहती है कि अब क्या होगा। तो ये आदि से मतलब शुरू से लेकर अंत तक ये कथा जो है, कहानी जो हमें बांधे रखती है। हमें लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है, और जो होरी है, जो इसका नायक है, जो उसकी विवशता दिखाई गई है, उसकी वेदना दिखाई गई है, जब पाठक उसको पढ़ते हैं इस कहानी को, और सारी चीज़ें जैसे लगता है उनके आंखों के सामने चल रही है, तो उनके मन को एकदम द्रवित कर देती है, एकदम दुख से भर देती है। मतलब जो होरी की वेदना है वो पाठक भी उसको महसूस करता है। तो एक बार आपको ये उपन्यास ज़रूर पढ़ना चाहिए।
गोदान औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत चलने वाली महाजनी एवं सामंती व्यवस्था द्वारा कृषक वर्ग का शोषण और उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। मतलब उस समय जो महाजनी व्यवस्था थी, जो लोग कर्ज देते थे और कर्ज के नाम पे किसानों का जीवन एकदम कष्ट में हो जाता था। वो बहुत ही यंत्रणा सहते थे और पूरा जीवन उसमें चला जाता था। और जो वहाँ की सामंती व्यवस्था थी, मतलब भले ही अंग्रेज़ों के हाथ में व्यवस्था चली गई थी, लेकिन फिर भी जो सामंत वर्ग वहाँ था, जो पूंजीपति वर्ग था, जो जमींदारी प्रथा थी, वो अभी भी अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कुछ भी करते थे। वो भी इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और जो दलित वर्ग है, कृषक वर्ग है, उसका शोषण किस प्रकार से होता था और उस शोषण द्वारा उनको कितना कष्ट होता था, उनका जीवन कितना दुखों से भर जाता था, वो सब भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये प्रेमचंद जी का सबसे समझिए बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है, बहुत ही मार्मिक और एकदम दिल को हिला देने वाला उपन्यास है। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो है कहानी थोड़ा सारांश में मैं बता देती हूँ आपको। तो इसमें अभी जैसा मैंने आपको बताया, होरी बहुत एक सीधा साधा किसान था। उसकी पत्नी थी धनिया, और ये दोनों जो है अपना खेती बाड़ी करते थे। और एक दिन ऐसे बातों बातों में मतलब गाय पालने का विचार इसके मन में आ जाता है कि हमारे भी घर में एक गाय हो तो कितना अच्छा हो। और इसी सिलसिले में मतलब एक दिन ये इसका जो मित्र था भोला, उसके घर जाता है। और उस भोला कुछ ही दिन पहले एक गाय खरीदा रहता है। गाय बड़ी सुंदर रहती है और होरी को उस गाय को देख के बड़ा अच्छा लगता है। उसके मन में भी होने लगता है काश ये जो है मेरे घर होती। तो भोला से बातों बातों में बात होने लगती है और वो कहता है कि मतलब अपने अकेलेपन का वो करता है। तो ये कहता है कि क्यों नहीं तुम दूसरी शादी कर लेते हो। तो वो बोलता है कि अच्छा क्या कोई नज़र में है तुम्हारे। तो फिर ये दोनों में जो है डील होती है। वो मतलब ये शादी कराने के लिए उसका कहता है और वो अपनी शादी करवाने के बदले में गाय इसको दे देता है। और होरी कहता है कि मैं धीरे धीरे पैसा जो है आपको दे दूँगा। वो कहता है नहीं ले जाओ, अपने घर रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उसके अंदर तो मतलब शादी करने की जो एक आकांक्षा होती है वो पनप गई रहती है। तो फिर होरी गाय को लेके चला आता है खुशी खुशी। और गाय आते ही जैसे लगता है कि चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हों। सब गांव वालों में इसकी चर्चा होने लगती है। लेकिन जो इसका भाई रहता है हीरा, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो शुरू से ही अपने मन में जो है मन मुटाव रखता है होरी के प्रति और धनिया के प्रति। तो वो जो है हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता रहता है। एक दिन क्या होता है, मतलब गांव में ही भोला रहता है। उसकी जो बेटी है जिसका नाम झुनिया है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि वो बहुत ही छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। तो गोबर उसके घर आता जाता रहता है और उससे उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक रात उधर ही वो गया था और दोनों मिले। और इसके बाद जब वो लौटा तो देखा गाय जो है वो मरी पड़ी हुई है। वो चिल्लाने लगता है कि अरे देखिए हमारी गाय को क्या हुआ। जब होरी आता है देखता है ये तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। और ये जो है उसका भाई हीरा जो है ईर्ष्यावश जो है उसको जहर खिला देता है गाय को और गाय मर जाती है। और जो धनिया रहती है होरी की पत्नी, उसको पूरा ये मतलब विश्वास रहता है कि हीरा का ही काम है ये। और फिर उसके मतलब गाँव में शोर मच जाता है। हीरा के खिलाफ़ जो है पुलिस आती है कार्रवाई करने। और धनिया चूँकि वो रोक नहीं पाती है, होरी तो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन धनिया चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि ये इसी का काम है, इसे ही हम लोगों से डाह है, इसे ही हम लोगों से मतलब ईर्ष्या रखता है और इसने ही ये सब किया है। तो लेकिन होरी जो है वो अपने भाई को बचाने के लिए गोबर की झूठी कसम भी खा लेता है। लेकिन हीरा के मन में डर बैठ गया रहता है। तो वो जो है घर छोड़ के एक रात जो है निकल जाता है, भाग जाता है। और ये बहुत परेशान होती है, उसकी जो पत्नी रहती है पुनिया बहुत परेशान रहती है। तो फिर मतलब बारिश का जब मौसम आता है तो ये अपने खेतों में धान की रोपाई न करके पुनिया के खेतों में धान रोपाई करता है। और उस साल जो है पुनिया की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये दिखाया गया है कि कैसे इसे अपने भाई और उसकी पत्नी की भी चिंता रहती है। अपना जीवन खुद कष्टमय है, लेकिन उसके बाद भी इसको जो है सबकी चिंता रहती है। फिर उसके बाद ये अपनी बड़ी बेटी की किसी तरह जो है पैसा इधर उधर से सूद पे ले करके साहूकार से उसका विवाह कर देता है। फिर गोबर जो है
जब उसके साथ प्रेम प्रसंग में वो जो झुनिया है वो गर्भवती हो जाती है, और जब गोबर को ये बात पता चलती है तो वो जो है भाग जाता है, और भाग के वो लखनऊ चला जाता है। इधर जो है झुनिया, जब उसके पिता को पता चलता है तो उसको घर से निकाल देते हैं। अब झुनिया आके इनके यहाँ रोने लगती है। तो पहले तो इनको बहुत अटपटा लगता है, लेकिन जब वो अपनी सारी बात बताती है तो इनको बहुत दुख होता है, और जो ये धनिया है वो झुनिया को अंदर बुला लेती है, और होरी भी इसमें अपनी सहमति देता है, और दोनों झुनिया इन्हीं के साथ रहने लगती है। उसके बाद उसको एक बेटा भी होता है। तो फिर उसके बाद जो है इनकी जो खेती बाड़ी मतलब इस बार जो है इन्होंने फसल उगाई नहीं थी, बहुत सारा कर्ज इनके ऊपर हो जाता है, और ये अपना कर्ज चुकाने के लिए बहुत परेशान रहता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कर्ज नहीं चुका पाता है। स्थिति दिन ब दिन बहुत बुरी होने लगती है। इधर गोबर भी नहीं रहता है। कुछ दिनों बाद जो है जो गोबर है वहाँ लखनऊ चला जाता है, वहीं पे जो है ठेला लगाने लगता है। तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करता है। कुछ समय बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो गांव वापस आता है, और वापस आकर के जो है जब अपने माता पिता की स्थिति देखता है तो उसको बहुत दुख होता है, और वो उनकी मदद करता है। वहाँ से शहर से बहुत सारा सामान लाया रहता है अपने बहन के लिए, अपने सबके लिए, सबको बांटता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और होरी को और उसकी पत्नी को लगने लगता है चलो अब सब कुछ सही से हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जो होरी का व्यक्तित्व है, होरी जो है सूद पे जो लेता है पैसा, इसको गोबर जो है मना करता है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप आराम करिए, मैं जो है सब करूँगा। तो ये जो है कहते नहीं, अभी मतलब मुझे करने दो काम, और जो सूद वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है उसको मुझे किसी तरह चुकाना है। तो ये चूँकि ये शहर जा कर के एक तो पहले से विद्रोही स्वभाव का रहता है, शहर जाके इसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव किया, जाना। तो ये बोलता है कि जो सरकारी नियम से होता है उसका सूद वो आपको देना चाहिए, ना कि जैसे मर्जी करता है साहूकार या बनिया वैसे आप उसको दे देते हैं, ये गलत है, ये समझाता है। लेकिन होरी चूँकि वो पुरानी विचारधारा का रहता है, वो कहता है नहीं नहीं, वो जो भी वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और मुझे वैसे ही देना है, मैं नियम के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। इसी बात पे जो है होरी से इनका थोड़ा सा वाद विवाद होता है, और होरी जो है गुस्से में अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के चला जाता है शहर। अब इधर जो है होरी और धनिया दोनों मिल करके बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं ताकि सारे कर्ज चुका दिए जाएं, लेकिन फिर भी इनकी व्यवस्था जो है और दिन पर दिन दयनीय होती चली जाती है। तो ये जो इनका जो पंडित है, दाता दीन है, वो जो है वो इनको एक सलाह देता है कि एक राम सेवक नाम का आदमी है, राम सेवक महतो, उससे अपनी बेटी की शादी कर दो, बहुत पैसे वाला है और तुम्हारे जो है सारे कर्ज भी वो चुका देगा, तुम्हारी बड़ी मदद हो जाएगी। तो लेकिन थोड़ा सा वो बूढ़ा रहता है, इनकी बेटी से काफ़ी बड़ा रहता है। इनका मतलब होरी का और होरी की पत्नी का मन तो नहीं रहता है, लेकिन अपने मन पे पत्थर रख के, क्योंकि उस समय इतनी मजबूरी रहती है, इनके पास और कोई विकल्प नहीं रहता है, तो उसकी शादी कर देते हैं। हालांकि इनकी छोटी बेटी जहाँ जाती है शादी करके तो वृद्ध जरूर रहता है, लेकिन वो रूपा को बहुत खुश रखता है। छोटी बेटी का नाम रूपा है, उसको बहुत खुश रखता है, किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता है, और उसकी गृहस्थी अच्छी चल निकलती है, और वो इनको मदद भी करता है। लेकिन ये कहता है कि मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे जो है वो लौटा दूँगा। इधर जब झुनिया को ये रख लेता है, मतलब तो जो भोला है इससे अपने मतलब गाय जो देता है उसके पैसे मांगने लगता है। उसकी शादी जो है ये करवाता है, एक वहीं रहती है लड़की, उसे करवा देता है, लेकिन बाद में फिर उसके साथ भी उसकी नहीं बनती है, बहुत परेशान रहता है। इस तरह से बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे इसमें घटनाक्रम चलते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जब लखनऊ चला जाता है गोबर, वहाँ पे एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, लेकिन फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है। तो ये शहर का थोड़ा सा दिखाता है कि फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है, और वो जो वहाँ के मज़दूर वर्ग रहते हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करता है, और लेकिन उसकी सारी जो है जो प्रयास है वो विफल हो जाते हैं। उसको मार भी खानी पड़ती है, और बाद में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी थोड़ा मनमुटाव भी होने लगता है झुनिया में और गोबर में। लेकिन जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो झुनिया सब भूल करके उसकी सेवा करती है, और
उसी दरमियान जो है वहाँ पे मालती मिल जाती हैं, उनके बारे में मैंने बताया। तो मालती चूँकि गांव भी आती जाती रहती थी, ज़मींदार से उनका परिचय था जो अमरपाल सिंह थे, तो सब गांव के लोगों से भी परिचित थी। तो जब वो गोबर को देखती हैं तो वो अपनी वहाँ पे अपने घर में माली के रूप में उसको रख लेती हैं और वहाँ वो काम करने लगता है। वहीं पे उनके गार्डन में जो है एक छोटा सा अपना झोपड़ी बना के अपनी पत्नी के साथ, बेटे के साथ रहने लगता है। इस तरह से फिर उसके बीच में एक बार उसके बेटे की तबीयत ख़राब होती है, उसको चेचक हो जाता है, लेकिन मालती जो है उनके प्रयास से उनका बेटा स्वस्थ हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। फिर जो है गोबर अपने गांव लौटता है और यहाँ पे कुछ दिन रहता है, सब देखता है। फिर उसके बाद जो है लेकिन उसको वहाँ जाना पड़ता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो फिर वो अपनी पत्नी को भी ले जाना चाहता है, लेकिन जो धनिया रहती है वो रोक लेती है कि कुछ दिन यहाँ रहने दो। तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद जो है फिर इधर मालती और मेहता जी एक दिन आते हैं, ज़मींदार के घर बैठक लगती है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, बेहंसी मजाक होता है। ये लोग जाते हैं शिकार करने के लिए, तो दो ग्रुप बन जाता है, जो मिस्टर खन्ना है और मिस्टर जो ज़मींदार हैं वो एक साथ हो जाते हैं, और मालती और जो रहती हैं मिस्टर प्रोफेसर रहते हैं वो लोग एक साथ शिकार पे चले जाते हैं। तो मालती जो है, चूँकि उसका झुकाव जो है प्रोफेसर के प्रति रहता है, लेकिन वो स्वच्छंद नारी है, वो विवाह नहीं करना चाहती है, वो चाहती वैसे उनके साथ में रहे। लेकिन ये मिस्टर मेहता को ये बात पसंद नहीं होती है, वो कुछ पल एकांत खोजती है, लेकिन मिस्टर मेहता जो बोलते हैं कि अभी शिकार करना है और आगे बढ़ जाते हैं। और इधर जो है मिस्टर खन्ना और ज़मींदार साहब जो हैं, जो राय साहब हैं, उनके बीच वार्ता होती है। तो ये जो मिस्टर खन्ना है ये उनको सलाह देता है कि क्यों नहीं आपके यहाँ गन्ना बहुत होता है और क्यों नहीं अपने गन्ने की सप्लाई जो है वो हमारे यहाँ मिल में, शहर में कीजिए, तो इससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। तो एक तरफ तो दिखा रहा है कि गरीबों की स्थिति दयनीय और दयनीय होती चली जा रही है दिन ब दिन, और जो पूंजी वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो और पैसा पाने की होड़ में लगे हुए हैं और उनकी लालसाएं बढ़ती जा रही हैं। वो लाभ पे लाभ कमाना चाह रहे हैं, और गरीब बेचारा जो है वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। और इस तरह से समाज में जो ये वर्ग संघर्ष है, वर्ग में जो व्याप्त कष्ट हैं, वो भी इसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जो धीरे धीरे इतना काम करने लगता है, इससे इतना जो कर्ज लिए रहते हैं, चाहे वो फसल के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो उसके वो उसको चुकता करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है। और ऊपर से भोला जो है वो जब पैसा इससे मांगने आता है और इसके पास पैसा नहीं होता है, तो इसके दोनों बैलों को भी खोल के ले जाता है कि जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो देना, तब तक मैं ये बैल ले जाता हूँ। अब एक किसान जिसका सहारा सबसे बड़ा होता है उसका बैल होता है, क्योंकि खेती बाड़ी में वो उसी से सबसे ज़्यादा मदद उसको मिलती है, लेकिन वो भी सहारा इसके हाथों से निकल जाता है। फिर खेती बाड़ी भी, जो इसकी खेती रहती है, वो भी साहूकार के यहाँ गिरवी रख देता है। जब शादी करनी होती है अपने बेटियों की, वो भी रख देता है। अब इसके पास कुछ नहीं रहता है, ये मजदूरी करने लगता है और फिर रात भर जो है सूत काटता है और दिन रात एक करके इतनी मेहनत करता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएं। और इतना अधिक मेहनत करने के कारण जो है ये बीमार पड़ जाता है और इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और धनिया को ये महसूस होने लगता है कि अब जो है होरी जो है उसका अंतिम समय आ गया है, उसे बहुत कष्ट पहुंचता है। और लास्ट में ये कहता है कि मैंने इतना सब कुछ किया, इतना मेहनत किया सब कुछ, लेकिन एक गाय जो है पालने की इच्छा मेरी पूरी ना हो पाई। और ना कहते कहते सोचते सोचते इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने के बाद जो है पखंडी दाता दिन आता है और इन लोगों को जो है धर्म के नाम पे बोलने लगता है कि तुम्हारे यहाँ जो है गाय को जहर से मरी हुई है और उसका आपको दोष लगा हुआ है, गौ दोष लगा हुआ है, और बिना दान किए जो है इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, होरी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो किसी तरह जो है गोदान तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें गो पाप लगेगा, उसका दोष लगेगा।
मतलब यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, इतनी दयनीय अवस्था है, लेकिन तब भी जो है वो जो पंडित है, मतलब ऐसा विभत्स रूप मानव का कैसे हो सकता है। बहुत मार्मिक ये दृश्य था। और ये जब कहता है उससे ये सब करने के लिए, तो ये अंदर जाती है रोते रोते, और जो सूत काट करके पैसा जमा करी रहती है, 20 आना था, वो लाती है और उनके हाथ पे रख देती, बोलती है कि जो कुछ भी है यही है, अब चाहे इससे गोदान करो चाहे जो करो। और कह के वो इतना कहते कहते जो है मूर्छित होकर के गिर पड़ती है, और यहीं पे ये जो है कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये कहानी जो गोदान है, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। और इसमें समाज के एक एक पक्ष को, समाज के एक एक वर्ग के लोगों को, उसके प्रतिनिधियों को इतने मार्मिक ढंग से इसका चित्रण किया गया है। और ये गोदान उपन्यास जो है, इनके जीवन काल का, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन काल का एक मील का पत्थर है। और इस तरह से गोदान की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर कुछ भी इसमें आपको सही न लगा हो या कुछ आपके सुझाव हो, वो आप ज़रूर मुझे दीजिएगा, ताकि मैं उसमें और भी सुधार कर सकूं और उसे अच्छा बनाने का प्रयास करूं। ओके, सो प्लीज़ stay positive, think positive and do positive. Thank you.